हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राज के नीति निर्देशक तत्व। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, रिवीजन करते रहिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और ये भाग 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है अनुच्छेद 37 से स्पष्ट हो जाती है। इसके मुख्य पक्ष है, पहला, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं है। दूसरा, इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में अगर बात करें तो दिया गया है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों के लिए कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान हो सभी के लिए। अनुच्छेद 40 के अनुसार अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ग्राम पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है 40 है। अनुच्छेद 41 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार अगर बात करें तो राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 यानी 46 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का यानी हत्या का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
इसके बाद मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है, इन अंतरों को देखेंगे। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहला अगर देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। वहीं नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, वहीं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार की जो प्रवृत्ति है, मौलिक अधिकार की जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो नकारात्मक है। वहीं नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, वो है सकारात्मक। मौलिक अधिकार ये वाद योग है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है किसी का, तो न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, ये वाद योग्य है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, ये गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, वहीं नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता इसको प्राप्त है। इसके बाद अगर बात करें तो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, वहीं जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर बात करें तो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, मौलिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत कल्याण है इसको प्रोत्साहन मिलता है। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही, याद रखिएगा, नागरिकों को प्राप्त होता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान जो है करना चाहते थे। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से डिफरेंट है? तो निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इस तरह से यह अंतर है, सी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से डिफरेंट है, भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राजकृत के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। 4 नंबर है, निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है। 5 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व बताइए। पहला, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं।
इन दोनों में से सही जवाब क्या है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ना तो पहला और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी डी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, वे किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। डी ऑप्शन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भाग 4 के उपबंध न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37 में यह बात कही गई है। इसके बाद देखिए इसके संदर्भ में 2-3 पॉइंट जो 2-3 पॉइंट है, इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। 2-3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। जो अनुच्छेद 37 है इसके अनुसार अगर बात करें तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें अंतर्विष्ट उपबंध है कि किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय ये नहीं है या नहीं होंगे। फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। प्रश्न संख्या 8 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन दोनों में से कौन कौन सा कथन सही है आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है ए और पहला, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। तो ए कह रहा हूं, 1 और 2 दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 9 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सिबल नहीं है। इन दोनों में से जो कथन सही है आप बताइए। ए नहीं, बिल्कुल नहीं। बी नहीं, सी सही है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है।
याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में जो है भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो है समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है। यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया है। 11 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए। 12 नंबर है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो सेम प्रश्न सेम जवाब, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डी ऑप्शन। 13 नंबर है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है पाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन जो है डी में दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखिए, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। 15 नंबर है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को 1937 के आयरलैंड के संविधान से जो है प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 16 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो सेम प्रश्न सेम जवाब, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है।
नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वाद्य युग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत तो वाद्य युग नहीं है, इस पर बहस नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में यानी भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो सही जवाब है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है। क्या प्रावधानित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतः इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी सभी लोगों के लिए ये साधन हो। अनुच्छेद 39 ख तथा 39 जो ख है इसमें ये बात वर्णित है। तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, ये बात अनुच्छेद 39 ग में कहा गया है। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। प्रश्न संख्या 21, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके अंतर्गत? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अगर समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उनको एक कार्य के लिए, समान कार्य के लिए दोनों को बराबर की जो है वेतन दिया जाना चाहिए, तो इसमें भेदभाव नहीं करना होगा। ये बात कहा गया है, याद रखिएगा। ये बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या इसमें ये बात जिक्र किया गया है कि सभी के लिए, यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए अगर बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। 22 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो याद रखिएगा सही जवाब है पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यानी डी ऑप्शन। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ये मतलब कि उपबंध किए गए हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 25 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस चैनल को आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।